गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स आपके चैप्टर रीच फॉर द टॉप के। ठीक है, रीच फॉर द टॉप जो आपका चैप्टर था बच्चों, जिसकी डिस्कशन हमने लास्ट क्लासेस में करी, उसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे स्टार्टिंग विद संतोष यादव स्टोरी। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, आंसर दीज क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस। एक दो सेंटेंस में आपको आंसर देना है। द पैराग्राफ नंबर्स भी आपको साथ में दिए गए हैं ताकि आप उससे क्लू ले सके। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई वाज द होली मैन हु गेव संतोष मदर हिज ब्लेसिंग सरप्राइज। यानी कि जो होली मैन कौन है बच्चों? आप कह सकते हैं जो साधु आए थे जब संतोष की मदर उन्हें जन्म देने वाली थी, तो ब्लेसिंग्स देते वक्त वो क्यों सरप्राइज हो गए, वो क्यों हैरान हुए? तो उनकी हैरानगी का कारण था, द होली मैन वॉज सरप्राइज बिकॉज ही हैड अज्यूम दैट संतोष मदर वांटेड अ सन। क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जैसे सभी लोगों को क्या चाहिए बच्चों, पुत्र चाहिए होता है, तो उनकी मदर को भी बेटा ही चाहिए होगा। बट ग्रैंड मदर, लेकिन जो उनकी ग्रैंड मदर है वो क्या कह देती है, टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वांट अ सन, कि उन्हें बेटा नहीं चाहिए बल्कि उन्हें एक बेटी की चाहत है। तो ये सुन करके वो थोड़ा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा सुनना उनके लिए काफी ज्यादा ऑड था। सब लोग बेटी की ख्वाहिश करते हैं, तो वहां पे उन्होंने कहा कि हमें बेटा नहीं चाहिए। दैट्स व्हाई द होली मैन गॉट सरप्राइज्ड। आई होप बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। Second is, give an example to show that even as a young girl, Santosh was not ready to accept anything unreasonable. यानी कि जब संतोष यादव बहुत छोटी थी, शी वॉज अ यंग गर्ल, तब भी उन पे किसी भी अनरीजनेबल चीजों को, यानी कि जिनका कोई सर पैर नहीं होता, उन चीजों, उन ऐसे रीति रिवाजों को, ऐसे कस्टम्स को, या ऐसे किसी लॉजिक को उन पर थोपा जाना संभव नहीं था, जबकि वो छोटी भी थी। तो बड़े में तो वो बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल ही था, बट जब वो छोटी थी तब भी उनसे कुछ ऐसे काम नहीं करवाए जा सकते थे जो बहुत ज्यादा अनरीजनेबल हों। और इसका आपको उदाहरण देना है। तो द एग्जाम्पल वुड बी, संतोष फ्रॉम वेरी बिगनिंग, शुरुआत से ही संतोष लिव्ड ऑन हर ओन टर्म्स। ये हमने चैप्टर में भी देखा था कि संतोष अपने शर्तों के अनुसार ही अपनी लाइफ को जिया करती थी। वो किसी की बात नहीं मानती थी, खासकर जब वो एक अनरीजनेबल बात हो, उसके पीछे कोई लॉजिक ना हो। शी वॉज नॉट कंटेंट विद द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। वो जो उनके ट्रेडिशनल तौर तरीके थे, उस तरह से जो लोग वहां पे जीवन जीते आ रहे थे, उस जीवन से वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी। एंड वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग। और वो कोई भी अनरीजनेबल चीजें, यानी कि फालतू के ढकोसले जो होते हैं, जो रीति रिवाज होते हैं, फालतू के जो बेकार रिवाज हैं, उनको क्या करना चाह रही थी, एक्सेप्ट कभी भी करना नहीं चाहती थी। वेर अदर गर्ल्स वो ट्रेडिशनल इंडियन, इसका एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं, जैसे बाकी लड़कियां ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनती थी, वहां पे संतोष क्या प्रेफर करती थी पहनना, वो शॉर्ट्स पहनना प्रेफर करती थी। ठीक है, क्योंकि उन्हें ये अनरीजनेबल लगता था कि ट्रेडिशनल कपड़े क्यों पहनने हैं ऐसे वेदर में भी, ऐसे क्लाइमेट में भी, जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी हो रही हो। तो उनको ये लगता था कि शॉर्ट्स ज्यादा कंफर्टेबल हैं और ज्यादा वो है, तो वो उन्हीं चीजों को एक्सेप्ट करती थी। बाकी अनरीजनेबल चीजें वो हमेशा के लिए क्या कर देती थी, अपनी लाइफ से नेग्लेक्ट कर देती थी। सो दिस वाज द एग्जांपल। इन दोनों आंसर्स को नोट करेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई वाज संतोष सेंट टू द लोकल स्कूल। कि संतोष को लोकल स्कूल में क्यों भेजा गया था। लोकल स्कूल यानी कि बच्चों जिस एरिया में वो रह रहे थे, उसी एरिया में, उसी जगह पे स्कूल में क्यों भेजा गया, किसी दूसरे स्कूल में क्यों नहीं उनका एडमिशन कराया गया। तो इसका आंसर होगा, इवन दो संतोष पेरेंट कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल्स। यानी कि हमने देखा था जो संतोष के पेरेंट्स थे बच्चों, वो क्या थे, लैंडलॉर्ड्स थे। और वो चाहते तो वो अफोर्ड कर सकते थे अपने बच्चों को जो बेस्ट से बेस्ट स्कूल है वहां पे भेजना। बट स्टिल, इसके बावजूद भी शी वॉज सेंट टू द लोकल स्कूल ड्यू टू द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली। उनकी फैमिली में, या फिर हम कह सकते हैं उनकी जो सोसाइटी है, जिस सोसाइटी में वो रह रहे थे, वहां पे एक कस्टम था कि लड़कियों को पढ़ने के लिए शहर में नहीं भेजा जाता था, उन्हें गांव के स्कूलों में ही पढ़ाया जाता था। सिर्फ और सिर्फ इसी एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए उनके पेरेंट्स ने संतोष यादव को भी पढ़ने के लिए शहर नहीं भेजा, बल्कि गांव के स्कूल में ही उनकी अर्ली एजुकेशन जो है उसको करवाया, कंप्लीट करवाया। क्लियर है बच्चों। अगला क्वेश्चन,
व्हेन डिड शी लीव होम फॉर दिल्ली, यानी कि वो दिल्ली कब जाती हैं और क्यों जाती हैं, घर छोड़ करके दिल्ली क्यों चली जाती हैं और कब चली जाती हैं। इसका आंसर हम सभी जानते हैं बच्चों, व्हेन शी टर्न 16, जब उनका एडमिशन सबसे पहले एक लोकल स्कूल में कर दिया जाता है। उस वक्त वो काफी छोटी थी, वो इस बात के अगेंस्ट रिवोल्ट नहीं कर पाई। हाँ, भले ही उन्हें ये बात बहुत बुरी लगी कि जैसे उनके भाइयों को पढ़ने के लिए बाहर भेजा गया, लेकिन उन्हें सिर्फ और सिर्फ गांव के स्कूल में ही पढ़ाया गया। तो उन्हें ये बात बुरी लगी और वो इसका रिवोल्ट करना चाहती थी, बट एट दैट टाइम शी रिमेन क्वाइट, वो उस वक्त चुप रही और उन्होंने सही वक्त आने का मौका देखा। और वो सही वक्त उन्हें कब लगता है बच्चों, जब वो 16 साल की हो जाती हैं, थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, अपनी बात को अपने पेरेंट्स के सामने रख सकती हैं और उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अगर उनके पेरेंट्स उनकी बात नहीं मानते तो वो घर छोड़ के बाहर जाकर भी सर्वाइव कर सकती हैं। इसलिए उन्होंने वेट किया एंड वॉज अंडर प्रेशर टू गेट मैरिड, क्योंकि इस वक्त जब वो 16 साल की हुई तो उनके घर से उन्हें शादी के लिए भी प्रेशर आने लगा कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, आगे पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए। संतोष थ्रेटन हर पेरेंट्स, और फिर संतोष ने अपने पेरेंट्स को ये डराया कि दैट शी वुड नेवर मैरी, कि वो कभी भी अगर इस तरह से आप लोग मेरे साथ करेंगे तो मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी, इफ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन, अगर मुझे एक अच्छी एजुकेशन आप लोग नहीं देते हैं तो। Therefore she left home, और उसके पेरेंट्स मना कर देते हैं तो वो घर छोड़ देती है and got herself enrolled in a school in दिल्ली, और दिल्ली जाकर एक स्कूल में एडमिशन ले भी लेती हैं। जहां पर इसके आगे की स्टोरी क्या थी बच्चों, कि उनके पेरेंट्स उसकी स्कूल की, दिल्ली के वाले स्कूल की फीस देने से मना कर देते हैं, जिस पे संतोष यादव क्या करती हैं, वो अपने पेरेंट्स से ये कहती हैं कि ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी फीस नहीं देनी है, सो आई डू नॉट वांट योर मनी, आई कैन डू अ पार्ट टाइम जॉब, मैं एक पार्ट टाइम जॉब करूंगी, वहां से पैसे कमा करके क्या करूंगी, अपनी स्कूल की फीस क्या करूंगी। तब जाकर के उसके जो पेरेंट्स हैं उसके उसके सामने क्या करते हैं बच्चों, घुटने टेकते हैं और मान लेते हैं कि ये अपनी बात मनवा कर ही रहेगी, और उसकी स्कूल की फीस को भी क्या करते हैं बच्चों, फिर सबमिट करते हैं। और इसी पॉइंट पे संतोष के जो फादर हैं वो भी जान लेते हैं इस बात को कि उनकी बेटी जब तक अपनी कंप्लीट एजुकेशन पूरी नहीं करेगी तब तक वो ना तो शादी करने वाली है, ना ही हमारी किसी भी बात को मानने वाली है। तो फिर वो वहां से थोड़ा सा लीनियंट हो जाते हैं उसके साथ, और उसके बाद दिल्ली के बाद उसको जयपुर जाने के लिए भी, जयपुर पढ़ने के लिए जब वो कॉलेज में जाती हैं तो वहां भी भेज देते हैं, बिकॉज अब तक वो समझ चुके थे कि संतोष को मना करने का कोई भी सवाल नहीं उठता, क्योंकि जो चीजें उसे करनी होगी शी विल डू इट एट एनी कॉस्ट। आई होप बच्चों ये वाले क्वेश्चन भी क्लियर है। तो फोर्थ और थर्ड क्वेश्चन को भी नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये इसको स्टार मार्क कर दीजिए या फिर वेरी इंपॉर्टेंट इसके सामने लिख दीजिए। व्हाई डिड संतोष पेरेंट्स एग्री टू पे फॉर हर स्कूलिंग इन दिल्ली, की दिल्ली में उनकी स्कूलिंग के लिए पेरेंट्स क्यों मान जाते हैं। इस क्वेश्चन को तो खैर हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, बट इसके बाद वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेंटल क्वालिटीज ऑफ संतोष आर ब्रॉट इनटू लाइट बाय दिस इंसिडेंट, यानी कि संतोष की किन क्वालिटीज के बारे में हम जान पाते हैं इस इंसिडेंट के बाद। तो सीधे चलते हैं आंसर की तरफ। When संतोष पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे फॉर एजुकेशन, जब वो उसके पेरेंट्स उसकी एजुकेशन के लिए पे करने से मना कर देते हैं, शी पोलाइटली इन्फॉर्म देम, वो बहुत ही प्यार से उनको इन्फॉर्म करती है हर प्लान्स टू अर्न मनी, कि वो किस तरह से पैसे कमाने वाली है बाय वर्किंग पार्ट टाइम, कि वो पार्ट टाइम करके अपनी स्कूल फीस के लिए पैसे कमा लेगी। देन हर पेरेंट्स एग्री टू पे फॉर हर स्कूलिंग इन दिल्ली, और तब जाकर के उसके पेरेंट्स एग्री करते हैं। तो ये तो हो गया बच्चों फर्स्ट पार्ट का आंसर। दिस शोज दैट, और अब क्वालिटीज के बारे में आप बताएंगे, दिस शोज दैट संतोष वाज अ मेंटली स्ट्रॉन्ग गर्ल, की यानी कि वो एक बहुत ही मानसिक रूप से बहुत ज्यादा शक्तिशाली एक लड़की थी, यानी कि इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। उसके पेरेंट्स को ये लगा कि शायद अगर वो फीस देने से मना कर दें तो संतोष दिल्ली से वापस आ जाएगी, लेकिन संतोष इतनी इजीली हार मानने वाली नहीं थी। वो उसके प्लान ये था कि अगर पेरेंट्स मना करेंगे फीस देने से तो चाहे मुझे पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़े, मैं अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए पार्ट टाइम भी काम करूंगी। एंड वॉज डिटरमाइंड टू वर्क वेरी हार्ड, और वो बहुत ज्यादा मेहनत करने के लिए भी डिटरमाइंड थी, टू गेट हर सेल्फ प्रॉपरली एजुकेटेड, ताकि वो एक अच्छी एजुकेशन कंप्लीट कर सके। सो दिस इज योर फिफ्थ आंसर, इसको नोट करें बच्चों। Now let's see the next question. How did
संतोष बिगेन टू क्लाइंब माउंटेन्स, यानी कि संतोष ने माउंटेन क्लाइंब्स करना कैसे स्टार्ट किए। तो हम सब अच्छे से जानते हैं बच्चों कि जब वो अपने कॉलेज में थी, उनका जो हॉस्टल था बच्चों, फ्रॉम हर रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल शी वॉच पीपल गोइंग अप द अरावली हिल्स। वो वहां से देखती थी कि जो गांव वाले हैं वो अरावली हिल्स में ऊपर जाया करते थे, एंड वेनिशिंग आफ्टर अ वाइल, और थोड़े देर बाद वो लोग गायब हो जाते थे। इसी चीज की तहकीकात करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए शी फाउंड नोबडी, वो जाती हैं अरावली हिल्स पे, शी फाउंड नोबडी, लेकिन उन्हें वहां पे कोई भी नहीं मिलता है एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स, लेकिन वहां कुछ माउंटेनियर्स थे। एंड शी आस्क्ड इफ शी कुड जॉइन देम, और वो पूछती है कि क्या वो उन्हें ज्वाइन कर सकती है माउंटेन क्लाइंब करने में। दे एग्रीड एंड इवन मोटिवेटेड हर टू टेक क्लाइंबिंग, और वो उसके साथ एग्री करते हैं कि हाँ तुम हमारे साथ क्लाइंबिंग कर सकती हो, और अगर तुम्हें क्लाइंबिंग इतना पसंद है तो तुम्हें इस क्लाइंबिंग के फील्ड में ही करियर बनाना चाहिए। सो शी लेटर अकम्पनीड देम ऑन देयर क्लाइंबिंग एक्सपेडिशन, और फिर वो उनके साथ कई सारे पहाड़े चढ़ने के लिए जाती रहती थी, इस एक्सपेडिशन में जाती रहती थी। यहाँ से बच्चों उनके पहाड़ चढ़ने के जो एक्सपीरियंस है या फिर जो करियर है वो स्टार्ट होता है। दिस इज हाउ शी बिगिन क्लाइंबिंग माउंटेन्स, इस तरह से वो माउंटेन्स क्लाइंब करना शुरू करती है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, What incidents during the Everest expedition show संतोष concern for her teammates? कि एवरेस्ट एक्सपीडिशन के वक्त ऐसी क्या चीजें हुई जिससे हमें ये पता चलता है कि संतोष अपने टीममेट्स को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न रहती थी, उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, ड्यूरिंग द एवरेस्ट मिशन, जब वो एवरेस्ट मिशन पे जा रहे थे, संतोष शोड इमेंस कंसर्न ऑफ हर फेलो क्लाइंबर्स। संतोष ने अपने जो फेलो क्लाइंबर्स थे, जो उनके साथ के टीममेट्स थे, उनका बहुत ध्यान रखा। दो शी वॉज अनसक्सेसफुल इन सेविंग द लाइफ ऑफ वन ऑफ देम, भले ही वो उनमें से एक माउंटेनियर की जान नहीं बचा पाई, बट शी डिड मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, लेकिन वो दूसरे क्लाइंबर की जान बचाती हैं अपना आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन से, यानी कि अपना जो ऑक्सीजन सिलेंडर था वो भी उनके साथ वो शेयर करती हैं। जिससे हमें पता चलता है कि वो काफी ज्यादा कंसर्निंग थी टुवर्ड्स हर टीममेट्स। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डज शी डिस्क्राइब हर फीलिंग्स एट द समिट ऑफ द एवरेस्ट? जब वो एवरेस्ट की शिखर पर पहुंचती हैं तो अपनी भावनाओं को किस प्रकार व्यक्त करती हैं? संतोष asserted that her feeling at the summit of the Everest was indescribable. संतोष बताती हैं कि जब वो समिट पर पहुंचती हैं तो उनकी जो फीलिंग्स थी वो कैसी थी, वो अनडिस्क्राइबेबल थी, इनको वो बयान नहीं कर सकती थी। अनफोल्डिंग द इंडियन फ्लैग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, कि भारत के तिरंगे को विश्व के सबसे बड़े शिखर पर, सबसे ऊंचे शिखर पर लहराना उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। एंड वॉज अ स्पिरिचुअल मूवमेंट, उनके लिए एक बहुत बड़ा एक आध्यात्मिक क्षण भी था ये फॉर हर, एंड शी फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, और एक भारतीय होने पर उन्हें बहुत ज्यादा गर्व भी महसूस हो रहा था उस वक्त। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, संतोष यादव गॉट इनटू रिकॉर्ड बुक्स बोथ टाइम शी स्केल माउंट एवरेस्ट। दोनों बार जब वो माउंट एवरेस्ट चढ़ती हैं, दोनों बार ही उनके नाम एक रिकॉर्ड बन जाता है। व्हाट वर द रीजंस फॉर दिस? तो क्या, किस रीजन से बच्चों दो टाइम रिकॉर्ड बनाती हैं, हम आपको बताना है। सो द आंसर वुड बी, व्हेन संतोष यादव फर्स्ट स्केल, जब पहली बार माउंट एवरेस्ट जाती हैं, शी बिकेम द यंगेस्ट वुमेन, वो सबसे छोटी वुमेन थी, एज में सबसे कम वुमेन थी जो पहली बार माउंट एवरेस्ट के समिट पर, पीक पर अपने कदम रख रही हूँ। इस वजह से उनका रिकॉर्ड सेट होता है। नेक्स्ट टाइम व्हेन शी स्केल्ड द माउंट एवरेस्ट द सेकंड टाइम, दूसरे बारी में, शी बिकेम द ओनली वुमेन टू हैव स्केल्ड इट ट्वाइस, कि पहली ऐसी महिला है जिसने माउंट एवरेस्ट पे दो बार चढ़ाई करी है। आई होप दिस इज क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। पहली स्टेटमेंट आप देख पा रहे हैं, फ्रॉम हर रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल संतोष यूज्ड टू, क्या, संतोष यूज्ड टू वॉच विलेजर्स गोइंग अप द हिल एंड सडनली वेनिश आफ्टर अ व्हाइल। क्लियर? नेक्स्ट, व्हेन शी फिनिश्ड कॉलेज संतोष हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपॉलजी टू हर फादर बिकॉज, इसका आंसर होगा बिकॉज शी हैड गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड एट द उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग विदाउट हिज परमिशन, कि उन्होंने अपने फादर की बिना परमिशन लिए ही अपना एडमिशन कहाँ करवा लिया था, एनआईएम में करवा लिया था। नेक्स्ट इज,
During the Mount Everest expedition, her seniors in the team admired her while dash endeared her to fellow climbers. किस वजह से उनकी तारीफ होती थी? इसका आप लिखेंगे आंसर बच्चों. During Everest expeditions, her seniors in the team admire her climbing skills, physical fitness, and mental strength, while her concern for others and desire to work together with them endeared her to fellow climbers. यानी कि जो उनके सीनियर्स थे वो उनकी क्लाइंबिंग स्किल्स की वजह से, फिजिकल फिटनेस की वजह से और मेंटल स्ट्रेंथ की वजह से उनकी तारीफ करते थे. लेकिन जो उनके साथ के फेलो क्लाइंबर्स थे, यानी कि जो सीनियर्स नहीं थे बल्कि उनके साथ के जो क्लाइंबर्स थे, वो उनको इसलिए अच्छा मानते थे क्योंकि वो अपने जो जितने भी टीममेट्स थे उनका क्या करती थी बच्चों, बहुत ज्यादा कंसर्न रखती थी, बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी. एंड डिजायर टू वर्क टुगेदर, यानी कि एज अ टीम वर्क करने का उनको शौक था, सबके साथ मिलजुल के काम करने का उनके अंदर जज्बा था. इसी वजह से जो उनके फेलो क्लाइंबर्स थे उनको बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट दैट मीन द सेम एज द फॉलोइंग वर्ड्स. जो वर्ड्स इन फ्रेजेस के साथ बिल्कुल मैच खा रहे हैं, बिल्कुल सिमिलर मिल रहे हैं बच्चों, उनको आपको क्या करना है, आंसर लिखना है. जैसे कि टुक टू बी ट्रू विदाउट प्रूफ, यानी कि बिना कोई सबूत मांगते हुए उसको सच मान लेना, उसे क्या कहा जाता है बच्चों? दैट इज कॉल्ड अज्यूम्ड, यानी कि मान लेना बिना किसी प्रूफ के. बेस्ड ऑन रीजन, सेंसिबल, रीजनेबल, यानी कि किसी रीजन की वजह से उस चीज को मानना, कोई सेंसिबल बात है वो, कोई रीजनेबल बात है, उसे क्या कहेंगे बच्चों? दैट विल बी कॉल्ड रैशनल. ऐसी चीजों को कहते हैं हम रैशनल. और जो इसके ऑपोजिट होती हैं उन्हें कहते हैं इररेशनल. जो अनरीजनेबल चीजें होती हैं उनको हम कहेंगे इररेशनल. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट इज द यूजुअल वे ऑफ डूइंग थिंग्स, कि जिन चीजों को हमेशा से एक ही तरीके से किया जा रहा है वो क्या कहलाती हैं वो चीजें? दे आर कस्टम्स, यानी कि जिन्हें हम रीति और रिवाज कहते हैं. ये रीत चली आ रही है सदा से और ये काम ऐसे ही होता है, ये चीज ऐसे ही फॉलो की जाती है. दोज आर कस्टम्स. अ स्ट्रॉन्ग डिजायर अराइजिंग फ्रॉम विद इन, एक ऐसी इच्छा जो आपके अंदर से भीतर से आ रही है और वो इच्छा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, तो दैट इज स्टूडेंट्स अर्ज. दैट इज अर्ज. द पावर टू एंड्योर विदाउट फॉलिंग इल, यानी कि आपकी सहन शक्ति, बिना बीमार हुए किसी कार्य को करने की आपकी जो शक्ति है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. यानी कि आप कितना रेजिस्ट कर पा रहे हैं, किसको बच्चों? डिजीजेस को, बीमारियों को, या फिर कोई भी बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं जो बाहर से आपके शरीर में अटैक करना चाह रहे हैं, उनसे आप अपने शरीर को कितना बचा पा रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं बच्चों प्रतिरोधक क्षमता. दैट इज रेजिस्टेंस. आई होप दिस इज क्लियर. ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं बच्चों. थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज में, आइडेंटिफाई द टू पार्ट्स इन द सेंटेंस बिलो बाय अंडरलाइनिंग द पार्ट दैट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन इन ब्रैकेट्स. हमें दो पार्ट्स में सेंटेंसेस को डिवाइड करना है, ये जानते हुए कि जो हमें ब्रैकेट्स में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो किससे मैच कर रही है. ठीक है, तो वेयर अदर गर्ल्स वर ट्रेडिशनल ड्रेसेस, संतोष प्रेफर शॉर्ट्स. कॉन्ट्रास्ट हर ड्रेस विद दैट ऑफ अदर्स. कॉन्ट्रास्ट का मतलब है क्या डिफरेंस है. ठीक है, हमें अंतर बताना है संतोष यादव की और बाकी लड़कियों की ड्रेस में. इसका आंसर हो जाएगा बच्चों Where other girls wore traditional Indian dresses. ये हमें बताता है कि जहां दूसरी लड़कियां ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहना करती थी, संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स. नेक्स्ट इज शी लेफ्ट होम एंड गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली, कि वो खुद चली जाती हैं घर से और एक दिल्ली के एक स्कूल में जाके अपना एडमिशन करवा देती हैं. टेल अस व्हाट हैपेंड आफ्टर द फर्स्ट सेक्शन, कि फर्स्ट सेक्शन के बाद क्या हुआ, हमें ये बताना है. शी लेफ्ट होम, सबसे पहले वो घर जाती हैं, घर छोड़ती हैं, और उसके बाद सेकंड एक्शन क्या करती हैं? गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली, की दिल्ली के एक स्कूल में अपना एडमिशन करवा देती है. ठीक है बच्चों, तो हमें क्योंकि इसमें सेकंड एक्शन के बारे में बताना था, इसलिए हमने, अगर फर्स्ट सेक्शन पूछता तो हम कहते शी लेफ्ट होम. शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड. उन्होंने डिसाइड किया कि वो सिस्टम से फाइट करेंगी जब सही वक्त आएगा. टेल अस व्हेन शी वाज गोइंग टू फाइट द सिस्टम. अब आपको ये बताना है कि कब वो सिस्टम से फाइट करने वाली थी. She decided to fight the system when the right moment arrived. और वो right moment कब आता है हम सब जानते हैं, when she turned 60. When she turned 16 and her family parents were pressurizing her to marry.
ठीक है बच्चों, तो ये थे क्वेश्चन आंसर्स बच्चों आपके रीच फॉर द टॉप के, और इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है. नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू.